भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुनिया में बड़ी भूमिका में नजर आए हैं। रूस ने उन्हें रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे एक बेहद अहम इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आर्बिट्रेशन मामले में अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है। यह विवाद यूक्रेन के सरकारी बैंक ओस्चार्ड बैंक और रूस के बीच दोनों के बीच में है और इसमें बैंक ने रूस के सैकड़ों मिलियन डॉलर के मुआवजे का दावा किया है। 3 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय ऑर्बिटल ट्रिब्यूनल इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। इसे आसान भाषा में समझिए। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध सिर्फ जमीन, मिसाइल और सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है। युद्ध का एक बड़ा मोर्चा अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स में भी चल रहा है। कंपनियां, बैंक और निवेशक उन संपत्तियों और कारोबार को हुए नुकसान का मुआवजा मांग रहे हैं जिन्हें युद्ध या उससे जुड़े सरकारी कदमों के कारण नुकसान पहुंचा। ओस्चार्ड बैंक का मामला भी इसी कानूनी लड़ाई का हिस्सा है। ओस्चार्ड बैंक यूक्रेन का सरकारी बैंक है और बैंक का दावा है कि यूक्रेन के डोनेत्स्क, लुहांस्क, खैसोन और जापोरिजिया क्षेत्रों में उसकी संपत्तियों और कारोबारी गतिविधियों को रूस के 2022 के पूर्ण पैमाने वाले सैन्य अभियान के बाद भारी नुकसान हुआ। बैंक किसी नुकसान के लिए रूस से सैकड़ों मिलियन डॉलर की भरपाई मांग रहा है। इस मामले में 3 आर्बिट्रेटर की एक अंतर्राष्ट्रीय पीठ होगी। रूस ने अपनी ओर से पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चुना है, यानी चंद्रचूड़ इस मामले में रूस की ओर से नामित आर्बिट्रेटर की भूमिका निभाएंगे। ये समझना बेहद जरूरी है कि आर्बिट्रेटर बनना किसी पक्ष के वकील या प्रवक्ता बनना नहीं होता। आर्बिट्रेटर का काम विवाद को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सुनना और ट्रिब्यूनल की सामूहिक प्रक्रिया में फैसला देने में भाग लेना होता है। यही वजह है कि किसी देश द्वारा किसी प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीश को आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाना अपने आप में उस व्यक्ति के उस देश के पक्ष में होने का प्रमाण नहीं माना जाता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेटर में दोनों पक्ष अपनी अपनी ओर से आर्बिट्रेटर चुन सकते हैं और फिर तीसरे सदस्य की नियुक्त प्रक्रिया के तहत होती है। और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून और आर्बिट्रेशन के क्षेत्र में भी उनकी विशेषज्ञता रही है। सीजेआई रहते हुए उन्होंने भारत में कमर्शियल और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की भूमिका को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया था। 2024 में उन्होंने कहा था कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन की संस्कृति को बढ़ावा देने में नेतृत्व करना चाहिए। उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई जब रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य संघर्ष के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विवाद भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए इस नियुक्ति का महत्व केवल एक कानूनी नियुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि दिखाता है कि युद्ध के आर्थिक और संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा अब अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन के मंचों पर भी हो रहा है। इस मामले की एक और महत्वपूर्ण कड़ी 1998 का रूस यूक्रेन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, यानी कि बीआईटी जिसे कहें। ऐसे समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के निवेशकों को कुछ कानूनी सुरक्षा देना होता है। अगर किसी निवेशक को लगता है कि दूसरे देश की कार्रवाई से उसके निवेश को नुकसान हुआ है, तो कुछ परिस्थितियों में वो अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन का रास्ता अपना सकता है। ओस्चार्ड बैंक का दावा है इसी निवेश सुरक्षा व्यवस्था के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है और बैंक का तर्क है कि उसके निवेश और संपत्तियों को युद्ध के दौरान हुए घटनाक्रम से नुकसान पहुंचा। इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। दूसरी तरफ रूस इस दावे का विरोध कर रहा है और अब यही सवाल 3 सदस्यीय ट्रिब्यूनल के सामने है कि दोनों पक्षों के दावों और कानूनी दलीलों में कितना दम है। नहीं, ऐसा मान लेना सही नहीं होगा। यहाँ आर्बिट्रेटर और एडवोकेट का अंतर समझना जरूरी है। देखिए, रूस ने चंद्रचूड़ को अपनी तरफ से आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है, लेकिन आर्बिट्रेटर का दायित्व केवल अपने पक्ष की दलील को आगे बढ़ाना नहीं होता। उन्हें मामले में रिकॉर्ड कानूनी प्रावधानों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर ट्रिब्यूनल की निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेना होता है और अंतिम फैसला भी केवल आर्बिट्रेटर के हाथ में नहीं होता। ये 3 सदस्यीय ट्रिब्यूनल का निर्णय होगा। इसलिए इस मामले में आगे आने वाली सुनवाई और ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होगी। रूस यूक्रेन युद्ध को आमतौर पर मिसाइल, ड्रोन और टैंक सैनिकों के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक समानांतर कानूनी युद्ध भी चल रहा है। युद्ध के दौरान जब किसी देश की संपत्तियां, बैंकिंग नेटवर्क, कंपनियां या निवेश प्रभावित होते हैं तो अरबों डॉलर के दावे अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल तक पहुंचते हैं। ओस्चार्ड बैंक का मामला इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है।
यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितनी संपत्ति को नुकसान हुआ है, बल्कि ये भी तय करना होगा कि उस नुकसान के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार कौन है, बीआईटी इस मामले में कैसे लागू होता है और बैंक को वास्तव में किस तरह की क्षतिपूर्ति मिल सकती है। अब सबसे दिलचस्प पहलू भारत से इसमें जुड़ा है कि डीवाई चंद्रचूड़ भारत के पूर्व सीजीआई हैं और अब वो एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद में शामिल हुए हैं जिसमें एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ यूक्रेन। भारत रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपने कूटनीतिक संबंध बनाए रखने की कोशिश करता रहा और ऐसे में एक भारतीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश का इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विवाद में आर्बिट्रेटर बनना भारत की न्यायिक और कानूनी विशेषज्ञता की वैश्विक स्वीकार्यता को भी दिखाता है। साथ ही से भारत सरकार की ओर से रूस या यूक्रेन के समर्थन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक निजी अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट है, ना कि भारत सरकार का किसी पक्ष में लिया गया कोई कूटनीतिक फैसला। दरअसल पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के लिए आर्बिट्रेशन का क्षेत्र नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी उनके कार्यकाल के दौरान आर्बिट्रेशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले सामने आए हैं और 2024 में उनकी अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने आर्बिट्रेटर की नियुक्ति में निष्पक्षता और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर फैसला दिया था। उस फैसले में उन क्लॉजेस को चुनौती दी गई थी जो किसी एक पक्ष को आर्बिट्रेटर की एक तरफा नियुक्ति की शक्ति देते थे, यानी जिस व्यक्ति ने भारत में आर्बिट्रेशन की निष्पक्षता और स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों पर फैसले दिए, वही अब एक अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर की भूमिका निभा रहे हैं। अब 3 सदस्यीय ट्रिब्यूनल मामले से जुड़े दस्तावेज, रूस और ओस्टार्ड बैंक की दलीलें और दोनों पक्षों के कानूनी दावे सुनेगा। इसके बाद ट्रिब्यूनल ये तय करेगा कि ओस्टार्ड बैंक का दावा कानूनी रूप से कितना टिकता है और अगर रूस को जिम्मेदार माना जाता है तो बैंक को कितनी क्षतिपूर्ति मिल सकती है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध का ये मामला सिर्फ बंदूक और बारूद की कहानी नहीं है। एक तरफ युद्ध का मैदान है तो दूसरी तरफ अदालतों और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स में अरबों डॉलर की कानूनी लड़ाई। इसी कानूनी लड़ाई में अब भारत के पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की भी अहम भूमिका होगी और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या युद्ध में तबाह हुई संपत्तियों का हिसाब अंतर्राष्ट्रीय कानून रूस से वसूल पाएगा या मामला भी ये भी लंबे समय तक चलने वाली कानूनी लड़ाई में बदल जाएगा। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।